नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम पूर्व वीडियो में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम एक उसी कड़ी में नया टॉपिक जो ले रहे हैं, नया चैप्टर जो यूनिट का है वो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी से डिफर है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की हम जहाँ बात कर रहे थे कि एनर्जी और लैम्डा के मध्य, यहाँ पे भी हम लैम्डा की बात करेंगे। इसके लिए दूसरा सिंबल हम यहाँ काम में लेंगे और इसी को आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है देखिए, आपने स्प्रिंग को देखा होगा। जिस तरह से स्प्रिंग को हम खींचते हैं, छोड़ते हैं, इसी प्रकार से किसी बॉल को अगर हम दोलन करवाएं, किसी नेट के ऊपर बांध दिया, उसको नीचे की ओर खींचें, वापस वहीं जा रही है। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं उनके बॉन्ड के अंदर, उनके बंध के अंदर अंतर आ रहा है। सपोज ये हमारे पास मान लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन, ये इस प्रकार से व्यवस्थित है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हो सकता है ये दोनों बॉन्ड एक साथ ऊपर की ओर जा रहे हों, दोनों बॉन्ड एक साथ नीचे की ओर आ रहे हों। हो सकता है एक बॉन्ड बढ़ रहा हो, दूसरा बॉन्ड कम हो रहा हो सकता है एक बॉन्ड ये बढ़ रहा हो, ये कम हो रहा हो। तो ये स्थितियाँ पैदा हो रही हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यानी कि हमारे पास अणु है, अणु के अंदर परमाणु है, परमाणु के अंदर उनके बॉन्ड की स्थिति क्या है, उनकी बॉन्ड के साथ उनकी स्ट्रेचिंग क्या है, स्ट्रेचिंग मतलब खिंचाव क्या है, किस बॉन्ड का कितना खिंचाव हो रहा है, अधिक हो रहा है, कम हो रहा है, एक साथ हो रहा है, विपरीत दिशा में हो रहा है। ये सारे परिवर्तन होंगे तो क्या होगा, निश्चित रूप से उसके एंगल में परिवर्तन होगा, उसके बंध में परिवर्तन होगा। और इसी अध्ययन के लिए हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन कर रहे हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर उसमें उपस्थित परमाणुओं की स्थिति क्या है, उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन, उनके एंगल की स्थिति क्या है। तो आईआर क्या, दिस रीजन हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड, तीन भागों में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक होता है नियर आईआर और इसका मान होता है 0.7 से लेकर 2.5 म्यू मीटर, माइक्रोमीटर तक। म्यू है मतलब माइक्रोमीटर, यानी इस रेंज में जो आएगा वो क्या होगा, नियर इंफ्रारेड होगा। और मध्यम का इंफ्रारेड जिसको हम कह देते हैं वो आ रहा है हमारे पास 2.5 से 15 म्यू मीटर, इतना मान जो आएगा वो मध्य का आएगा। एक होता है फार इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड और फार में होता है 10 से लेकर 200 माइक्रोमीटर तक। ये इसका 3 पार्ट होते हैं जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं। वैसे आपने देखा है यूवी, विजिबल, और इसके बाद यहाँ पे हम आईआर का अध्ययन करते हैं, फिर आता है माइक्रोवेव। इसका मतलब क्या होगा, विजिबल और माइक्रोवेव के मध्य का जो क्षेत्र है 0.8 से लेकर के हम बात कर रहे हैं 20 माइक्रोमीटर तक का, ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, आईआर रीजन। इस क्षेत्र के अंदर जब जो भी हम अध्ययन करेंगे वो कहलाएगा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी अध्ययन। तो यहाँ पे हम बात इसकी कर रहे हैं। इसके साथ तो क्या करें हम, देखिए, कंसर्निंग विद द स्टडी ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन विच न्यूज वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। यहाँ पे हम बात करें, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे यूवी में, यहाँ पे हम करें वाइब्रेशनल, किसकी, वाइब्रेशनल रोटेशन। वाइब्रेशनल स्थिति क्या हो रही है, यानी वाइब्रेट हो रहा है तो उसके साथ उसके बंध में क्या परिवर्तन आता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। मेनली यूज इन दिस स्ट्रक्चर इंस्टूडेट द डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप भी ज्ञात कर सकते हैं। तो होता क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विजिबल व माइक्रोवेव, यानी विजिबल क्षेत्र और माइक्रोवेव के मध्य का जो भाग हमने क्या कहा, इंफ्रारेड आईआर स्पेक्ट्रम कहलाता है। इस विकिरण की तरंग दैर्ध्य का मान उच्च लेकिन ऊर्जा का मान कम होता है। मैंने बताया था आपको। इस ओर चलते हैं तो आप देखिए ऊर्जा का मान जो होता है डिक्रीज होता जाता है, यानी एनर्जी यूवी से विजिबल और आईआर की तरफ चलेंगे तो क्या होती जाएगी, एनर्जी इसकी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये क्या हो जाता है, डिक्रीज। और लैम्डा का मान क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, लैम्डा मैक्स का मान इंक्रीज। तो ये परिवर्तन यहाँ आएगा, यानी ऊर्जा का मान कम होता जाएगा और लैम्डा मैक्स का मान बढ़ता जाएगा। इसी कम ऊर्जा वाले विकिरणों के अवशोषण से विभिन्न प्रकार के कंपन संपन्न होते हैं, यानी वाइब्रेशन निर्मित होते हैं, वाइब्रेशन संपन्न होते हैं। और अणुओं के मध्य बहुत प्रकार के बंध होते हैं और प्रत्येक बंध में कई प्रकार के कंपन हो सकते हैं। मैंने कल बताया था आपको शुरू में यूवी में कि हमने कहा था, जैसे मान लीजिए E1 E2, ये एनर्जी फर्स्ट प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम। इसके बाद हम कह दें कि इसके अंदर ये क्या हो रहा है, वाइब्रेशनल V1 V2, और वाइब्रेशन के अंदर क्या कहा था मैंने, रोटेशनल। तो इसका मतलब एक परमाणु अणु के मध्य बहुत से कंपन हो सकते हैं, क्योंकि परमाणु की स्थिति उसके अनुसार एनर्जी लेवल, वाइब्रेशन लेवल, रोटेशन लेवल के आधार पे
भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे अवशोषण बैंड प्राप्त होंगे हमें, और IR स्पेक्ट्रम की ये जटिलता ही है कि उसकी उपयोगिता को मानते हुए, क्योंकि ये दो प्रतिबंध रूपों में अतिरिक्त किन्हीं दो यौगिकों जब करते हैं तो रेफरेंस कंपाउंड को लेकर के हम अज्ञात यौगिक को इसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। यानी हमने एक रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस मीन्स जिसके बारे में हमें जानकारी है, एक हमने अननोन कंपाउंड ले लिया। अब इस रेफरेंस की तुलना करते हुए हम अननोन कंपाउंड को यहाँ पे हम ज्ञात करने में सहायक हो जाते हैं, और इसका मान मैंने बताया माइक्रोमीटर में ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए स्थिति क्या आती है आपके सामने, ये देखिए हमने पहले बताया आपको कि ये विजिबल रीजन है, ये नियर इंफ्रारेड रीजन, IR इंफ्रारेड रीजन, और फार इंफ्रारेड रीजन, ये माइक्रोवेव। तो इसके मध्य का क्षेत्र जो था वो क्या कहलाता है, इंफ्रारेड। यहाँ पे देखिए लेमडा क्या हो रहा है, ये लेमडा इंक्रीज हो रहा है, और E का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो IR के अंदर हम तरंग दैर्ध्य के मध्य हम आवर्ती को अगर दर्शाएं रिलेशन, तो E प्रपोर्शनल होता है न्यू, यानी आवर्ती उसके प्रपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है, और लेमडा होता है 1/λ। तो IR स्पेक्ट्रम में किसी अवशोषण बैंड की आवर्ती को तरंग संख्या वेव नंबर से इकाई दर्शाते हैं हम। तो वेव नंबर के आधार क्या है, 10⁴/λ, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻³ नैनोमीटर, और इसका टू 10⁴ सेंटीमीटर। अब आता है कि प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो मैंने कहा मोलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द एटम लिंक्ड बाई केमिकल बॉन्डिंग। कोई भी अणु है उसके अंदर क्या है, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध के द्वारा, उसके सहसंयोजक बंध के द्वारा परमाणु जो वो बंधित रहते हैं। द मोमेंट ऑफ द एटम, और उन परमाणुओं का जो मोमेंट है, गति है, एंड द केमिकल बॉन्ड्स लुक लाइक स्प्रिंग एंड बॉल। स्प्रिंग का जैसे हमने कहा कि स्प्रिंग बढ़ रही है, फैल रही है, फिर वापस दब रही है, इसी प्रकार से बॉल फैल आगे की ओर जा रही है, फिर पीछे की ओर है। तो ये सारा क्या है, ये वाइब्रेशन कहलाता है, इसी का हम अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। दिस करेक्टरिस्टिक वाइब्रेशन आर कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति है वाइब्रेशन की। अप्लाइड इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, और चेंज इन द डाइपोल मोमेंट इज रिक्वायर्ड। उसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो चेंज होता रहेगा। इसके बाद आता है इसमें देखिए कि मोलिकुलर वाइब्रेशन, इसका मतलब आणविक कंपन क्या है। आणविक कंपन क्या है, आणविक कंपन हमारे पास दो प्रकार के हैं। यहाँ देखिए आप, मोलिकुलर वाइब्रेशन आणविक कंपन दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन यानी तनन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, दूसरा होता है बेंडिंग वाइब्रेशन, उसके अंदर बंकन। ये दोनों चीज़ ध्यान रखिए, स्ट्रेचिंग और बंकन। अब पहले हम लेते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होता है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में देखिए हमारे पास मान लीजिए ये एक कार्बन है, ये एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हम करें, ये हमारे पास एक मोलिक्यूल है। तो यहाँ पे आप देखिए ये इनके बंध में जो सहसंयोजक बंध की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों हम दिखाना चाह रहे हैं कि फैलाव हो रहा है, दोनों ऑक्सीजन फैल रहे हैं। दूसरी स्थिति हम ये कह दें कि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इसका मतलब दोनों के अंदर क्या हो रहा है, सिकुड़ रहे हैं, यहाँ पे फैलाव हो रहा है, यहाँ सिकुड़ रहे हैं। या तीसरी स्थिति हम कह दें ये कार्बन, ये ऑक्सीजन रिंग, ये फैलाव हो रहा है, लेकिन यहाँ ये दब रहा है। इसका मतलब ये संकुचित हो रहा है और यहाँ पे ये फैलाव हो रहा है। तो ये स्थितियाँ क्या हैं, स्ट्रेचिंग कहलाती हैं, खिंचाव, तनन, इसको बोलते हैं तनन हिंदी में। तो खिंचाव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दो प्रकार से हो सकती है, एसिमेट्रिक भी हो सकता है, एक समान हो सकती है, और सिमेट्रिक भी हो सकता है, समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकता है। इसी की हम बात करें। देखिए वाइब्रेशंस और ओसिलेशंस अलोंग द लाइन ऑफ बॉन्ड, यानी बंध की अलोंग द लाइन होंगे, किस प्रकार की स्ट्रेचिंग इसकी हो रही है वाइब्रेशन के दौरान। चेंज इन द बॉन्ड लेंथ, क्या होगा उसमें, बॉन्ड लेंथ में कमी होगी या वृद्धि होगी, या तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी या बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, जैसा कि हमने पहले देखा है। और ये क्या है, अकर्स इन द हायर एनर्जी, 4000 से 1250 पर सेंटीमीटर के करीब इसकी एनर्जी होगी। अब देखिए दो प्रकार के, एक तो होता है सिमेट्रिकल, एक होता है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या होती है, सममित, यानी टू बॉन्ड्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, दोनों बंद फैलाव कर रहे हैं या दोनों बंद वापस में सिकुड़ रहे हैं, इन लेंथ साइमल्टेनियसली। जहाँ पे मैंने दिखाया कि दोनों बंद देखिए फैलाव कर रहे हैं और यहाँ पे दोनों बंद देखिए सिकुड़ रहे हैं, दबावा बंद है, ये दोनों तरफ फैलावा बंद है। तो ऐसी स्थिति जब होगी कि एक समान स्थिति हो, सममित स्थिति हो, तो वो कहलाती है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। दोनों बंद दूरियों का एक साथ बढ़ना या घटना, ये भी कह सकते हैं हम।
दूसरा आता है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, यानी इन दिस वन बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज एंड अदर इज डिक्रीज, यानी एक बॉन्ड लेंथ जो वो बढ़ रही है, दूसरी दबी हुई है, ये कह सकते हैं। तो ये क्या कह सकते हैं, एक बंद दूरी घटती है तो दूसरी दूरी बढ़ती है, दूसरी दूरी घटती है तो पहली दूरी बढ़ती है। इसको हमने CS2 ग्रुप की सहायता से बताने की कोशिश की है। ये आप देख सकते हैं, एक की बढ़ रही है, दूसरी कम होती दिखा रही है। यहाँ पे दोनों एक कम भी हो सकती है और बढ़ भी रही हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों के सम्मिति और असम्मिति दोनों को हम बता सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास बंकन का। बंकन में हम क्या करेंगे, यह आता है हमारे पास बंकन, यानी बेंडिंग वाइब्रेशन। अब बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, देखिए वाइब्रेशन नोट अलोंग द लाइन, वो क्या था हमारे पास स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग अलोंग द लाइन होता है, और ये होता है नोट अलोंग द लाइन, ऊपर और नीचे। बॉन्ड एंगल इज अलर्ट, दूसरा अकर्स एट द लो एनर्जी 1400 से 666 पर सेंटीमीटर तक की। बंद दूरियां समान होती हैं, यहाँ पे बंद दूरियों की बात नहीं करते हम यहाँ पे, लेकिन बंदों का किसी परमाणु के सापेक्ष बंद कोण में परिवर्तन, उसके एंगल में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो बेंडिंग वाइब्रेशन के द्वारा हम निकालते हैं। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, इन प्लेन बेंडिंग, और प्लेन बेंडिंग में देखिए क्या होता है, और आउट ऑफ प्लेन। तो इन प्लेन बेंडिंग का मतलब तल में बंधन कंपन उसी प्लेन में, यानी अणु अथवा परमाणु समूह के सारे परमाणु एक ही तल में जब कंपन करते हों। ये दो प्रकार के होते हैं, देखिए एक तो सीजरिंग और वेगिंग। सीजरिंग वाइब्रेशन क्या होता है, जैसे कैंची आपने देखी होगी, कैंची में दिखाते हैं दोनों अंदर की ओर आना, और फिर हम खोलते हैं तो दोनों पट जो इसके बाहर की ओर जाना, ये कहलाता है सीजरिंग टाइप का बंकन। तो अंदर की ओर आएगा तो स्वाभाविक है उसका क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो कम होता जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है इसका बढ़ता जाएगा। तो ये मैंने कहा था बॉन्ड एंगल में क्या परिवर्तन इसमें हो रहा है। यहाँ पे हमने दूरी की बात नहीं की थी, किसकी बात की है कि सेंटर एटम से जब परमाणु पास में निकले हुए हैं बॉन्ड के द्वारा, उनके अंदर बॉन्ड एंगल में क्या परिवर्तन हो रहा है, बंद कोण में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसकी बात हमने यहाँ की। तो सीजरिंग में क्या होता है, कैंची नुमा लिख भी रखा है, टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, ये दोनों एटम एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, दोनों एटम एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हैं। जैसे कैंची को हम बंद करते हैं तो क्या एक दूसरे के पास आ रहे हैं। बॉन्ड एंगल आर डिक्रीज, और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा इस दौरान, डिक्रीज हो जाएगा। ये आ रहे हैं दोनों एक दूसरे के पास और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। दूसरा आता है रॉकिंग वाइब्रेशन, जिसको बोलते हैं संधोली कंपन। मोमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन द सेम डायरेक्शन, जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों, बंद कोण को स्थिर रखते हुए, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में एक आगे चलेगा एक पीछे चलेगा, तो बंद कोण जो वो उतना ही रहेगा। देखिए ये आगे जा रहा है, ये इसके पीछे आ रहा है, इधर से अगर हम लें ये इधर हो रहा है, इस साइड में आ रहा है, इसका मतलब बंद कोण में कोई अंतर नहीं आ रहा है। बंद कोण को स्थिर रखते हुए अणु के तल में ही समूह की दाईं और बाईं ओर कंपन जब हम करवाते हैं, वो स्थिति कहलाती है रॉकिंग टाइप की। इसके बाद आता है हमारे पास आउट ऑफ प्लेन, जिसकी हम बात कर रहे हैं। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग में क्या होता है, तल के बाहर कंपन से क्या मतलब होता है, कोई अणु या परमाणु समूह के परमाणु कंपन करते हुए तल के बाहर, बाहर का मतलब होता है ऊपर या नीचे निकले हुए रहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, वेगिंग वाइब्रेशन अभिदोलन कंपन, और दूसरा होता है ट्विस्टिंग व्यावर्त कंपन, जिसको कहते हैं ट्विस्टिंग और वेगिंग। तो जो नाम आपको याद रहे उचित हिंदी में रहे हिंदी में रखिए, ना इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आती साइंस में। वेगिंग वाइब्रेशन क्या है, टू एटम्स मूव टू वन साइड ऑफ द प्लेन, प्लेन के एक ही साइड में मूव कर रहे हों, दे मूव अप एंड डाउन द प्लेन। अब देखिए यहाँ पे मैंने देखा CS2 समूह के दोनों हाइड्रोजन परमाणु शेष अणु के तल से नीचे की ओर से हो रहे हैं। देखिए ये नीचे की ओर आ दोनों, यहाँ पे हम कह रहे हैं एक ही प्लेन में, तल के ऊपर की ओर है, यहाँ पे एक प्लेन में है। तो ये क्या शो कर रहा है हमारे पास, आउट ऑफ प्लेन में वेगिंग टाइप का, जिसमें टू एटम्स मूव टू वन साइड ऑफ द प्लेन, दे मूव अप एंड डाउन द प्लान्स। बंद कोण तो समान रहता है, लेकिन उस समूह के सिरे वाले परमाणु शेष अणु के तल के ऊपर या तल के नीचे की ओर कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, अपर साइड या लो साइड। जैसे हम ले सकते हैं लोहे का फाटक, जिसमें अंदर बाहर दोनों तरफ खुलता हो, तो आप देख सकते हैं स्थिति बिल्कुल कैसी होती है, वेगिंग वाइब्रेशन टाइप की होती है, जो दोनों तरफ खुल रहा हो। कोई भी गेट है आप देख सकते हैं दोनों तरफ खुल रहे हैं, तो उसकी स्थिति यही होगी, सेंटर से बाहर की ओर जा रहे हैं या सेंटर से अंदर की ओर आ रहे हैं। दूसरा आता है ट्विस्टिंग टाइप का व्यावर्त कंपन। वन एटम्स मूव अलोंग द प्लेन एंड अनदर एटम्स मूव बिलो द प्लेन। यहाँ देखिए एक एटम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अबाउ द प्लेन, ऊपर की ओर, एंड अनदर एटम मूव बिलो द प्लेन, प्लेन के नीचे की ओर जा रहा है। देखिए यहाँ पे बाएं हाथ वाला हाइड्रोजन तल के नीचे की ओर जा रहा है, दाएं हाथ वाला हाइड्रोजन तल के ऊपर की ओर जा रहा है। जैसे एक हाथ को हम ऊपर की ओर कर लें, एक हाथ को नीचे की ओर करें, वो स्थिति यहाँ पे बन जाती है।
दूसरा तल में है दोनों, और यहाँ देखिए ऊपर एक साइड का बाएं वाला और दाएं वाला नीचे की साइड में। तो ये स्थिति यहाँ पे हम बता सकते हैं। देखिए इसका मोमेंट इस ओर दिखाया है, इसका मोमेंट इस ओर दिखाया है। तो वन एटम मूव अबाव द प्लेन एंड अनदर एटम मूव बिलो द प्लेन। एक प्लेन के ऊपर की ओर होगा, दूसरा प्लेन के नीचे की ओर। ये कहलाता है ट्विस्टिंग टाइप, व्यावर्त कंपन। इसमें क्या होता है, समूह के सिरे वाला एक परमाणु यदि अणु के तल के ऊपर की ओर गति करता हुआ दोलन करता है, कंपन करता है, तो दूसरा परमाणु ठीक उसी समय अणु के तल के नीचे की ओर गति करता हुआ कंपन करेगा। तो ये स्थिति हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एनर्जी लेवल कोड, जो आपने शुरू में हमने देख ली चीज़ कि अल्ट्रावायलेट वाली एनर्जी लेवल में क्या था, कम थी, और उसके बाद यू लेमडा का मान के अंदर परिवर्तन किस प्रकार से यूवी और आईआर के अंदर ऊर्जा के साथ भी इसको हम शो कर सकते हैं एनर्जी लेवल को। तो इसमें क्या बताया आपने कि इन कॉन्ट्रास्ट इंफ्रारेड रीजन इज एब्जॉर्ब ड्यू टू द वाइब्रेशन एंड रोटेशन। यहाँ वाइब्रेशन और रोटेशन की बात हमने की, और कितने प्रकार के कंपन हम कर सकते हैं, और उन कंपन के द्वारा आईआर का मान हम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद आप सभी को।